सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये पार्ट है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते जाइए। चैप्टर 2 आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस में। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए कौन कौन सी इसमें से ट्रू स्टेटमेंट हैं जरा हमको चेक करना है। तो पहले कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। उसमें केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल नहीं मिले हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, वो कुछ भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, उसका कंपोजिशन सब जगह सेम होना चाहिए प्योर सब्सटेंस का। फिर कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाई ऑल एलिमेंट अदर देन निकिल। निकिल के अलावा सारे एलिमेंट प्योर हैं। तो ये बात तो हमें देखने से गलत लग रही है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हमें सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, जरा चेक करें। देखो जरा सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो कंपाउंड तो एक बार को हो भी सकते हैं लेकिन मिक्सचर नहीं हो सकते। तो ये बात हमें गलत पहले ही पता चल गई। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। फिर राइट कौन सा स्टेटमेंट हुआ जरा हम लोग चेक कर लें। ये हमारा रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग और उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग। तो फिर बचा क्या राइट में, चेक कीजिए तो पता चलेगा। फर्स्ट और फोर्थ वाला, फर्स्ट और थर्ड वाला हमें सही लग रहा है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड हमारे हैं बी ऑप्शन में। इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। जो रस्टिंग होती है किसी भी आर्टिकल की उसको क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कोरोजन एंड इट इज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। कोरोजन बोलते हैं इसको। तो ये बात सही भी है, आयरन के आर्टिकल को हम कोरोजन बोल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज तो नहीं होता, केमिकल चेंज होता है। आगे देखें, डिसोल्यूशन एंड इट्स फिजिकल चेंज, गलत बात है, डिसोल्यूशन नहीं बोलते। कोरोजन एंड इट्स केमिकल चेंज, तो ये बात सही लग रही है। डिसोल्यूशन एंड इट्स केमिकल चेंज बिल्कुल गलत हो। तो सी वाला पार्ट हमारा सही है कि ये हमारा जो है वो एक केमिकल चेंज है और इसको कोरोजन बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाई सल्फाइड इज। सल्फर और कार्बन डाई सल्फाइड का मिक्सचर क्या होगा। तो देखिए सल्फर हम लोगों ने देखी येलो कलर का कंपाउंड होता है, कार्बन डाई सल्फाइड में डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्व होने के बाद क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली अगर परफेक्टली डिजोल्व हो जाती है कोई चीज़ तो वो होमोजीनियस बना लेती है। तो यहाँ देखें ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि होमोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट। होमोजीनियस बनाती है और टिंडल इफेक्ट शो करती है। अच्छा, तो टिंडल इफेक्ट वही शो करेंगे, सॉरी हेट्रोजीनियस बनाती है और टिंडल इफेक्ट शो करती है। तो कोलॉइड की पहचान है कि वो हेट्रोजीनियस बनाते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। फिर कह रहे हैं होमोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट, होमोजीनियस बनाती है और टिंडल इफेक्ट शो करती है। अच्छा, फिर कह रहे हैं हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, हेट्रोजीनियस बनाएगी और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी। और फिर कह रहे हैं होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ऑब्वियसली जो सब्सटेंस हमारे जैसे सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिजोल्व हो गई और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होंगे वो हमारे कोलॉइड नहीं होते, कोलॉइड हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही होगा कि उसने अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लिया तो टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन हम करेक्ट मान सकते हैं, होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन को लेके और इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक होता है वो। फिर क्या है, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन वैसलीन, आयोडीन, चलिए इन ऑप्शन में तो दे दिया जो मैं आपको बता रहा था। आयोडीन एंड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, उसमें डिसॉल्व किया जाता है। इट मीन्स दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। पढ़िए ऑप्शन आपको कौन से करेक्ट लग रहे हैं होमोजीनियस के लिए। तो होमोजीनियस का मतलब उसके सारे पार्टिकल हैं वो उनका कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए सभी जगह पे। तो देखिए आइस
तो आइस में हमें पता है वाटर के पार्टिकल सब जगह एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, ऑब्वियसली होमोजीनियस होता है। वुड में सब जगह एक से होना बड़ा मुश्किल काम है, कि वुड में हो सकता है किसी जगह क्लोरोफिल कम हो, किसी जगह ज़्यादा हो। आपने देखा ही अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कलर होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सॉइल, सॉइल को भी हम होमोजीनियस बहुत मुश्किल से बोल सकते हैं। सॉइल में हमें पता है कि अलग अलग लेयर होती हैं, कई सारी सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। एयर को हम कह सकते हैं होमोजीनियस, क्योंकि एयर में हमें पता है कि जो कंपोजिशन है वो लगभग सेम है सभी जगह, चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला सही है हमारा, फोर्थ वाला सही है। फर्स्ट और फोर्थ किस ऑप्शन मिल रहे हैं? सी में। इसका मतलब फिफ्थ वाला का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़िए, आप अपने आप चेक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं? तो मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो अगर आयरन केवल मेल्ट हो जाएगा यानी कोई नया कंपाउंड नहीं बना, ऑब्वियसली ये फिजिकल चेंज हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये अभी हमने पढ़ा था कि ये नहीं होता, ये केमिकल चेंज है। आगे चलते हैं, ये वाला नहीं हुआ हमारा। उसके बाद में बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, बिल्कुल बेंडिंग जो है उसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये एक हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। एंड ड्राइंग ए वायर इनटू मेटल, एक वायर से ड्राइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल ले ली होगी, उससे वायर ड्रॉ कर लिया होगा, तो ये भी फिजिकल चेंज में आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ भी कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, आयरन का आयरन बना रहता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सी में, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंज कौन से चेक करना है? तो डिकेइंग ऑफ वुड, लकड़ी का सड़ना एक तरीके से, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ सड़ती है तो हमेशा केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वूल, बर्निंग भी केमिकल चेंज है, क्योंकि नए सबस्टेंस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेविंग ऑफ वुड, ये तो नहीं लग रहा है। और उसके बाद हैमरिंग ऑफ नेल इनटू पीस ऑफ, हैमरिंग ए नेल इनटू ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी को लेके अगर हम लकड़ी की कोई भी एक ले लें, हथौड़े से उसको पीट दें तो वो टूट के बिखर जाएगा, पाउडर हो जाएगा, लेकिन कोई नई चीज़ तो नहीं बनेगी। तो नई चीज़ नहीं बनेगी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हुआ। सेविंग ऑफ वुड भी इसका ऑप्शन नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड लग रहा है इसके। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा आंसर है? ए, इसलिए सेवन्थ का हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ध्यान से। टू सबस्टेंस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म ए थर्ड सबस्टेंस, दो सबस्टेंस रिएक्ट कर रहे हैं, तीसरा सबस्टेंस बना रहे हैं, और इस तरह से रिएक्शन हो रही है कि 2a प्लस बी इक्वल टू ए टू बी। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर करेक्ट? कौन कौन सी बातें सही हैं इस रिएक्शन को लेके? द प्रोडक्ट ए बी टू शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस ए एंड बी, जो ए बी टू बना है वो ए और बी की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बन जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके रिएक्टेंट से एकदम अलग होती है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो शो करे। आगे द प्रोडक्ट, तो ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल हो गया हमारा, ये वाला होने के चांस नहीं है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, तो ऑब्वियसली में दिख रहा है कि कंपाउंड है, हर एक कंपाउंड में कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, तो ये बात सही हो सकती है इसकी। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं हो सकता, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि जब कंपोजिशन फिक्स बनेगा तो कंपाउंड होगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, एलिमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो एलिमेंट मिल गए हैं तो नया एलिमेंट तो हो नहीं सकता ये। तो चेक करते हैं इसके हिसाब से कौन सा होगा, कौन सा कह रहे थे इसमें। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, गलत कौन कौन से हैं? तो गलत हो गए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। किस में आता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ? सी वाले में आ रहा है। ठीक है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और इतनी क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे, केवल 9 क्वेश्चन। द केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट पी विद विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक्स और वाई मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्स और वाई कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू सिंपलर सबस्टेंस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, एक्स और वाई को और छोटे दूसरे सबस्टेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ऐसा वो कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीसीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट? कौन सी बात इसमें से एक्स वाई और पी को लेके सही है? तो देखिए कह रहे हैं कि पी इज़ ए कंपाउंड, पी एक कंपाउंड है, हो भी सकता है कंपाउंड, दो एलिमेंट मिलके बना रहे हैं। एक्स, तो ये बात हम लिख लेते हैं, ये सही हो सकती है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकती, ये बात गलत है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अभी इन्हें कह दिया कि ये जो एक्स और वाई हैं इनको किसी भी सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। कंपाउंड को तो ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि एलिमेंट से बनता है वो। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, ये बात सही है, एक्स एंड वाई एलिमेंट होंगे तभी इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। आगे क्या दिया गया है, P हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन, तो अगर P कंपाउंड है तो ऑब्वियसली इसका कंपोजिशन फिक्स्ड ही होगा। अब जरा चेक कीजिए कौन कौन से ऑप्शन हमने सही माने हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, और फर्स्ट सही है, और थर्ड सही है। तो ये किस ऑप्शन में आ रहे हैं जरा चेक कीजिए। फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये डी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। तो हमारा ये डी वाला जो ऑप्शन होगा इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम के आपने तैयार कर लिए। अब इसी तरह से इस चैप्टर के जो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं दिखें तो उनको तैयार कीजिए। हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।